जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। आरआरबी टेक्नीशियन की जो भर्ती आई है इस साल 2024 में, इसके लिए काफ़ी सारे कैंडिडेट के मन में अलग अलग के डॉट हैं। जैसे जिन्होंने आईटीआई किया है या 12th किया है या ग्रेजुएशन किया है, तो सभी कैंडिडेट कौन कौन से पोस्ट पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने 12th और आईटीआई कर रखा है अलग अलग सेशन में, क्या वो अलग अलग फॉर्म वो डाल सकते हैं या एक ही फॉर्म से मान सकते हैं सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है और सभी अलग अलग सेशन में किया है, जैसे कि 12th भी किया है फिजिक्स और मैथ से, आईटीआई भी कर रखा है और ग्रेजुएशन भी कर रखा है, तो क्या वो उनको यानी कि 3 फॉर्म डालना होगा, या जो कैंडिडेट ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी हैं, सारे जो कैंडिडेट हैं उनका यानी कि कब तक जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा, किस फॉर्मेट में वैलिड होगा, या जो ईबीसी कैंडिडेट हैं। तो जो अलग अलग के डॉट हैं वो काफ़ी सारे कैंडिडेट के मन में है आरआरबी टेक्नीशियन के रिगार्डिंग। तो इसके रिगार्डिंग रेलवे ने ऑफिशियली सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। इस वीडियो में उन सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके मन में हमेशा उठते हैं आरआरबी टेक्नीशियन को लेकर, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और यदि आप लोग जैसिंग क्लासेस पे पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी बिल्कुल सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। तो हाजिर हैं हम लोग आपके सभी सवालों को लेकर जो रेलवे ने ऑफिशियली क्लियर किया है। सभी सवाल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के बाद आपके रेलवे टेक्नीशियन के रिगार्डिंग सभी जो डॉट है वो बिल्कुल दूर हो जाएंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से। देख सकते हैं सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज द ओपनिंग डेट, कब से आप लोग अपना फॉर्म डाल सकते हैं। तो 9 मार्च 2024 से। क्लोजिंग डेट क्या है, तो क्लोजिंग डेट है जो 8 अप्रैल 2024 है। मॉडिफिकेशन के लिए देख सकते हैं, मॉडिफिकेशन विंडो विल ओपन ओनली आफ्टर क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड विल एक्टिव फ्रॉम 9 अप्रैल 2024 टू 18 अप्रैल 2024। इफ कैंडिडेट विश टू मॉडिफाई, चेंज और करेक्ट एनी डिटेल्स except details filled in the create an account form including email id and phone number and chosen RRB, they may do so by paying a modification fee of 250 for each occasion। यानी आप लोग यहाँ से 9 अप्रैल से लेकर के 18 अप्रैल तक आप लोग चेंजेस कर सकते हैं, जिसमें आपको 250 रुपये का चार्ज देना होगा जो नॉन रिफंडेबल होगा। 4th पॉइंट में देख सकते हैं, माय फाइनल रिजल्ट एक्सपेक्टेड आफ्टर 8 अप्रैल 2024 कैन आई अप्लाई। यानी जो रिजल्ट है, यदि आपका मान सकते हैं 12th का रिजल्ट हो या आईटीआई का रिजल्ट हो या ग्रेजुएशन का जो रिजल्ट हो 8 अप्रैल के बाद आएगा, तो क्या फॉर्म डाल सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे साफ बता दिया गया है कि कोई भी कैंडिडेट वेटिंग है या जो मान सकते हैं अपियरिंग कैंडिडेट है वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 5वां पॉइंट देख सकते हैं, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट टू क्रिएट एन अकाउंट। अकाउंट यानी कि आरआरबी के वेबसाइट पे बनाने के लिए आपके पास क्या चाहिए, तो देख सकते हैं आपका अपना मोबाइल नंबर और एक वैलिड एक्टिव ईमेल आईडी होना चाहिए। 6ठा पॉइंट में देख सकते हैं, आई हैव क्रिएटेड एन अकाउंट फॉर CN01 2024, शुड आई क्रिएट अनदर अकाउंट फॉर CN02 2024। यानी कि यहाँ पे एक सवाल यानी कैंडिडेट ने पूछा कि हमने यानी कि जो सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस 01 2024 यानी जो ALP का निकला था उस पर हमने अपना एक अकाउंट क्रिएट किया है, तो क्या टेक्नीशियन के लिए भी अलग अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो इसका जवाब देख सकते हैं, नो। कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट ड्यूरिंग ALP form fill up submission are not required to create an account again, they should log in using the same username and पासवर्ड टू अप्लाई फॉर CN02 2024। यानी जिन्होंने ALP का फॉर्म अप्लाई किया है उसी अकाउंट से टेक्नीशियन का भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। तो अगला सवाल है, देख सकते हैं, व्हाट इज द प्रोसीजर टू क्रिएट अकाउंट। यानी नया अकाउंट बनाने के लिए क्या प्रोसीजर है। देख सकते हैं जवाब है, अंडर अप्लाई बटन सेलेक्ट क्रिएट अकाउंट, एंटर ऑल डिटेल्स आस्क्ड फॉर इंक्लूडिंग कैंडिडेट मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। OTP आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे भेजा जाएगा, उसे सबमिट करना है, आपका अकाउंट है जो क्रिएट हो जाएगा। कैन आई एडिट द क्रिएट अकाउंट डिटेल्स, कैंडिडेट कैन नॉट एडिट एनी डिटेल्स ऑफ द क्रिएट एंड अकाउंट वंस द अकाउंट इज क्रिएटेड। यानी आप यदि आपका अकाउंट क्रिएट हो गया तो उस डिटेल को आप लोग यहाँ पे एडिट नहीं कर सकते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसीजर आफ्टर क्रिएट अकाउंट। यानी अकाउंट आपका बन गया, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है। Go to the home page under the apply tab, select already have an account from the drop down menu, sign into your account. There are 5
ब्रॉड सेक्शन, पर्सनल डिटेल, अदर डिटेल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स, प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू एंड सबमिट। यानी ये सब प्रोसीजर है आपके अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपका फॉर्म भरने का। 10वां पॉइंट देख सकते हैं, कैन यूज मोबाइल टू क्रिएट एन अकाउंट एंड फिलिंग अप ऑफ एप्लीकेशन। यानी कि क्या पूछा जा रहा है कि क्या मोबाइल से एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा सकता है, फॉर्म भरा जा सकता है। सम फीचर ऑफ एप्लीकेशन मॉड्यूल विल नॉट वर्क प्रॉपर्ली, सो प्लीज यूज डेस्कटॉप या लैपटॉप। यानी मोबाइल में मे भी आपका कुछ प्रोसीजर ना, वहाँ पे कुछ फंक्शन ना खुले, तो आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज करना है, ऐसा मान सकते हैं। इन्होंने सवाल में जवाब दिया है, लेकिन मोबाइल से भी आपका फॉर्म है जो परफेक्टली भराएगा, बशर्ते आप लोग मोबाइल में जो आपका मान सकते हैं डेस्कटॉप साइट है, जो डेस्कटॉप ऑप्शन है उसे आप लोग ऑन करके भरेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मोबाइल से भी अच्छे से भराएगा। व्हाट इज द प्रोसीजर टू लॉगिन, लॉगिन कैसे कर सकते हैं, तो देख सकते हैं एंटर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और पासवर्ड, तो कैप्चा आप सबमिट करके आप लोग यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। हाउ मेनी पे लेवल आर, यानी कि जो नोटिफिकेशन है सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 0/2024 में कितने पे लेवल है, तो 2 लेवल है, यानी 2 पे लेवल है। एक तो लेवल 5 जो टेक्नीशियन 1 है और एक लेवल 2 जो टेक्नीशियन 3 है। 13 सवाल देख सकते हैं। 13वें सवाल में कैन आई सबमिट कॉमन एप्लीकेशन फॉर बोथ लेवल, यानी दोनों के लिए एक ही एप्लीकेशन फॉर्म, एक ही फॉर्म भर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, दोनों के लिए अलग अलग आपको फॉर्म भरना होगा। उसके बाद चलते हैं अपने अगले, यानी कि जो सवाल है देख सकते हैं 14 नंबर पे, कैन आई सबमिट ए सिंगल एप्लीकेशन फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल एंड फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3, यानी टेक्नीशियन 1 के लिए भी और टेक्नीशियन 3 के लिए भी एक ही फॉर्म भर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, दोनों के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरना होगा। कैन आई अप्लाई टू डिफरेंट आरआरबी फॉर डिफरेंट पे लेवल, क्या हम लोग अलग अलग पे लेवल के लिए अलग अलग आरआरबी में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे टेक्नीशियन 3 के लिए हम लोगों ने मान लीजिए कि यानी कि पटना बोर्ड में भर दिया, तो क्या हम लोग टेक्नीशियन 1 में यानी कि जम्मू बोर्ड में भर सकते हैं, तो बिल्कुल, यानी कि आप लोग अलग अलग पे लेवल में अलग अलग बोर्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। 16 पॉइंट में देख सकते हैं, इज द फी कॉमन फॉर बोथ द एप्लीकेशन, क्या दोनों के लिए अलग अलग फी है या एक ही फी है, तो देख सकते हैं नो द एप्लीकेबल फी इज रिक्वायर्ड टू पेड सेपरेटली फॉर ईच पे लेवल, यानी आप लोग 2 फॉर्म भर रहे हैं, टेक्नीशियन 3 का भी और टेक्नीशियन 1 का भी, तो आपको अलग अलग फी वहाँ पे देना होगा। 17 पॉइंट में देख सकते हैं, कैन आई अप्लाई टू मोर देन 1 आरआरबी फॉर द सेम पे लेवल, यानी एक ही पे लेवल के लिए, जैसे टेक्नीशियन 3 के लिए ही अलग अलग आरआरबी में अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, यदि आप लोग ऐसा करते हैं तो आपका सभी फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आप फिर एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे। 18 देख सकते हैं सवाल, आई हैव क्वालिफिकेशन इन बोथ 10+2 विथ फिजिक्स एंड मैथ्स एंड ITI इन प्रिस्क्राइब्ड ट्रेड, कैन आई सबमिट 2 एप्लीकेशन सेपरेटली फॉर टेक्नीशियन 3। इसमें देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट ये सवाल है, ये यानी मान सकते हैं काफी सारे कैंडिडेट के यहाँ पे डाउट है कि हम लोगों ने ITI भी किया है और 12th भी हमारे पास फिजिक्स और मैथ से है, तो क्या हम लोग अलग अलग मान सकते हैं बोर्ड में या अलग अलग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं सेपरेट, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। देख सकते हैं इसका साफ जवाब है नो, कैंडिडेट शुड नॉट सबमिट 2 एप्लीकेशन फॉर द सेम पे लेवल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, कैंडिडेट शुड सबमिट ओनली सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ऑल टेक्नीशियन ग्रेड 3 पोस्ट टू द आरआरबी ऑफ देयर choice, providing details of 10+2 and ITI qualification. This will ensure that they get all eligible post option applicable to both 10+2 and ITI under the chosen RRB. Candidates are advised to indicate their order of preference for as many posts as they are eligible for in the chosen RRB. Applying to more than one RRB for the same pay level by a candidate will result in the rejection of all application for that pay level and department फ्रॉम फ्यूचर एग्जामिनेशन ऑफ आरआरबी एंड आरआरसी। इसमें साफ बता दिया गया है कि यदि आपके पास 12th फिजिक्स और मैथ से है और ITI भी कर रखे हैं, तो सिर्फ आपको एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। उसी फॉर्म में आप लोग बताइए कि हमारा 12th भी है फिजिक्स और मैथ से और ITI भी है, तो आपके पास वहीं पे ऑप्शन आ जाएगा अलग अलग पोस्ट के लिए। आपको जो 12th का पोस्ट और ITI का पोस्ट है उसके लिए अलग अलग फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। यदि ऐसा कोई करता है अलग अलग आरआरबी में फॉर्म अप्लाई करके, तो सभी उनका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा और एग्जाम भी वो नहीं दे पाएंगे। इसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल पे। तो हमारा अगला सवाल जो काफ़ी यानी मान सकते इंपॉर्टेंट है कि जो कैंडिडेट है जिन्होंने लैसिक सर्जरी कराया है, क्या वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो देख सकते हैं कैंडिडेट अंडरगोन लैसिक सर्जरी आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट डेट रिक्वायर मेडिकल स्टैंडर्ड A3, यानी जिसमें मेडिकल स्टैंडर्ड A3 मांगा जाता है जिस पोस्ट में, उसमें एलिजिबल नहीं है, बाकी जो B1 B2 का जो पोस्ट है उसमें एलिजिबल आप लोग हैं। वाई आधार वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, आधार का वेरिफिकेशन क्यों जरूरी है।
आधार वेरिफिकेशन यानी कि आधार वैलिडेशन इज रिक्वायर्ड फॉर अ स्मूथ एंट्री एट द एग्जामिनेशन सेंटर। RRB will not share Aadhaar detail with any third party or use them for any purpose other than objective of these सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस। यानी आधार का सिर्फ आपके एग्जामिनेशन प्रोसेस को कंडक्ट कराने के लिए है, इसका जो मान सकते हैं डिटेल है किसी के साथ साझा नहीं किया जाएगा। व्हाट शुड आई डू इफ आई डोंट हैव आधार, यानी मेरे पास आधार नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। कैंडिडेट कैन गिव डिटेल, यानी कि आपको डिटेल देना होगा एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, आप लोग इसमें से किसी भी डॉक्यूमेंट का डिटेल दे सकते हैं। देख सकते हैं अगला पॉइंट में, व्हाट डॉक्यूमेंट शुड आई प्रोड्यूस इफ आई हैव ऑलरेडी चेंज्ड माई नेम, यानी मैं अपना नेम चेंज कर चुका हूँ। जैसे 10th में 12th में कोई कैंडिडेट नेम चेंज कराते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट देना होगा। एप्लीकेंट मस्ट पोजेस ए गैजेट नोटिफिकेशन और रेलेवेंट लीगल डॉक्यूमेंट फॉर name changes and be prepared to present it upon request during the recruitment process. The same should be submitted at the time of DV. Applicant should also have to fill the original name and the change name during the create an account. In such cases both the names will be reflected in the application. यदि आप लोगों ने यदि अपना नाम चेंज किया है 10th में 12th में तो आपको यहाँ पे चेंज नेम और मान सकते हैं नया नेम दोनों एप्लीकेशन फॉर्म में भरना होगा और उसका जो मान सकते हैं वैलिड प्रूफ है वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय देना होगा। 23 सवाल में देख सकते हैं, व्हाट शुड आई डू इफ आई फॉरगॉट पासवर्ड टू साइन इनटू माय अकाउंट, यदि मैं अपना पासवर्ड भूल चुका हूं तो क्या करूं। तो देख सकते हैं क्लिक फॉरवर्ड यानी कि फॉरगॉट पासवर्ड करके आप लोग अपने यहाँ पे पासवर्ड है जो ले सकते हैं। 24 पॉइंट में देख सकते हैं, कैन आई चेंज माई पासवर्ड, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। कैन आई चेंज माई चूज एन RRB, यू कैनॉट चेंज, यानी कि आप लोग अपना जो RRB एक बार चूज कर लिए हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद वो चेंज नहीं कर सकते हैं और वो मॉडिफिकेशन में भी चेंज नहीं होगा, यानी जब आप लोग फॉर्म का करेक्शन डेट होगा उसमें भी आप लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। कैन आई एडिट माई डिटेल ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस, यानी कि यस एनी डिटेल इन द एप्लीकेशन अदर देन द डिटेल्स एंटर ड्यूरिंग द क्रिएट एन अकाउंट कैन एडिट टिल द एप्लीकेशन इज सबमिटेड, यानी जब तक आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो जाता है आप लोग यानी कि अपना जो भी वहाँ पे डिटेल है वो एडिट कर सकते हैं। उसके बाद अगले सवाल देख सकते हैं, हु आर एलिजिबल फॉर फ्री ट्रैवल अथॉरिटी, यानी कि फ्री ट्रैवल पास के लिए कौन एलिजिबल है। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC/ST ट्राइब कैन अवेल फ्री ट्रैवल अथॉरिटी, यानी कि जिनके पास मान सकते हैं SC और ST का सर्टिफिकेट है, SC/ST कैंडिडेट के हैं वो रेलवे का फ्री ट्रैवल पास ले सकते हैं। हाउ डू आई अवेल फ्री ट्रैवल अथॉरिटी, यानी कि आप लोग फ्री ट्रैवल पास कैसे ले सकते हैं। दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल ओनली टू SC/ST कैंडिडेट वाइल फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन। सच कैंडिडेट शुड चूज यस फ्रॉम द ड्रॉप डाउन अंडर डू यू विश टू अवेल फ्री पास, यानी कि जो SC/ST कैंडिडेट है फॉर्म भरते समय ही वहाँ से आपको ऑप्शन चूज कर लेना है कि क्या आपको फ्री ट्रैवलिंग पास चाहिए। हाउ कैन आई रिसीव द फ्री ट्रैवल फैसिलिटी, कैसे आप लोग रिसीव कर सकते हो। देख सकते हैं यानी कि जो कैंडिडेट SC/ST के हैं यानी कि उनको यानी कि फ्री ट्रैवल पास मिल जाएगा। आई एम अनेबल टू अपलोड माई कास्ट सर्टिफिकेट, देख सकते हैं इसमें यानी जो कैंडिडेट यहाँ पे जो कॉमन सवाल होता है कि मैं अपना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ। चेक वेदर द स्कैन डॉक्यूमेंट इज इन PDF फॉर्मेट एंड द साइज इज बिलो 500 KB, यानी जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो PDF फॉर्म में होना चाहिए और 500 KB के नीचे होना चाहिए। अगला जो सवाल है देख सकते हैं काफ़ी कॉमन सवाल है, व्हाट आर द बेनिफिट गिवन टू EBC कैंडिडेट, यानी जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है उनको यानी कि क्या बेनिफिट दिया जाएगा। तो उनको यानी फी कंसेशन दिया जाएगा और अदर यानी बेनिफिट दिया जाएगा। इसके बाद अगला सवाल देख सकते हैं, आई एम एन EBC, व्हाट शुड आई डू इफ आई डोंट हैव एन EBC सर्टिफिकेट, यदि मैं EBC हूं लेकिन मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं क्या करूं। कैंडिडेट शुड हैव ए वैलिड इनकम सर्टिफिकेट एज पर एनेक्सर 3 of the detailed centralized employment notice before submission of application. If they don't have income certificate as annexer 3A, candidate can give detail of their BPL कार्ड, यानी कि आपके पास नहीं है तो BPL कार्ड का भी आप लोग डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं, आर देयर रिजर्व पोस्ट फॉर EBC, यानी EBC के लिए भी क्या पोस्ट रिजर्व है। नो, EBC कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर फी कंसेशन, यानी आपको सिर्फ फी कंसेशन मिलेगा, कोई भी यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं है। व्हाट इज द क्रूशियल डेट फॉर रिकॉग्निंग एज, यानी एज कब से यहाँ पे मान्य, यानी कि एज कब से मान्य होगा। तो यानी मान सकते हैं क्रूशियल डेट है एज रिकॉग्निशन का वो 1 जुलाई 2024 है। उसके बाद देख सकते हैं व्हाट इज द क्रूशियल डेट फॉर SC/ST OBC EWS स्टेटस, सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉट है यही है कि यानी कि OBC SC/ST स्टेटस का मान सकते हैं क्रूशियल डेट क्या है। तो कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ SC/ST OBC EWS स्टेटस मस्ट इंश्योर दैट दे पोजेस द कास्ट और कम्युनिटी सर्टिफिकेट एज ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दीज centralized employment notice. During document verification, such candidate should produce their original caste community certificate
प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट वैलिड एज ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पे साफ बता दिया गया है कि जो आपका मान सकते हैं क्रूशियल डेट है SC ST OBC EWS का, वो आपका डेट ऑफ क्लोजिंग डेट है, यानी क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। जिस डेट को आपका एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज हो रहा है, जैसे 8 अप्रैल का, यानी कि यहाँ पे लास्ट डेट है, तो एक्सपायरी डेट आपका जो है OBC EWS SC ST सर्टिफिकेट का टेक्नीशियन फॉर्म के लिए वो 8 अप्रैल है, यानी 8 अप्रैल से पहले बना होना चाहिए। और ये जो सर्टिफिकेट सभी होते हैं वो मान सकते हैं फाइनेंशियल ईयर तक ही वैलिड होता है। तो 2023-24 यदि आप लोगों ने फाइनेंशियल ईयर में बनाया है, 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में और 8 अप्रैल के पहले बना हुआ है, तो ही यहाँ पे आपको मान्य होगा। और ये जो अभी आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म का जो मान सकते हैं PDF अपलोड करेंगे या सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मांगा जाएगा और फिर से रेलवे फॉर्मेट में आपको जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नोटिफिकेशन में दिया हुआ है उसमें बना करके मांगा जाएगा। अगला पॉइंट देख सकते हैं, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर अवेलिंग रिजर्वेशन अंडर EWS यानी कि कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं, तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। EWS का यही रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है कि जिनका यानी मान सकते हैं सालाना इनकम है जो 8 लाख से कम है, उसके बाद 5 एकड़ जमीन से कम है, तो ये सभी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। हु आर एलिजिबल फॉर फी कंसेशन, यानी फी कंसेशन किनको मिलेगा? SC ST एक्स सर्विसमैन, PWBD, फीमेल ट्रांसजेंडर माइनॉरिटीज, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर फी रिलैक्सेशन। ये 38 सवाल हो गया। उसके बाद देख सकते हैं 39 सवाल से हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। आई एम करेंटली सर्विंग इन द आर्म फोर्सेस, कैन आई अप्लाई एज एन एक्स सर्विसमैन? यस, यू कैन अप्लाई एज एन एक्स सर्विसमैन इफ यू विल रिलीज्ड विद इन 1 ईयर, यानी आप लोग 1 ईयर तक वहाँ से छोड़ दिए जाते हैं तो आप लोग यहाँ पे यानी कि एक्स सर्विसमैन में अप्लाई कर सकते हैं। I have already secured civil employment as an ex-serviceman. Am I eligible for ex-serviceman benefit against these centralized employment notice? Ex-serviceman candidate who have already secured civil employment under centralized government in Group C and erstwhile Group D including PSU autonomous body ये सब में, after availing of the benefit given to ex-serviceman will be permitted only the benefit of age relaxation as prescribed for ex-serviceman for securing another civil employment in a higher ग्रेड और कैडर इन ग्रुप सी अर्स्टवाइल ग्रुप डी अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी देख सकते हैं कौन कौन यानी कैंडिडेट है जो एक्स सर्विसमैन का यहाँ से फायदा ले सकते हैं। हु शुड प्रोड्यूस NOC एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय किनको NOC देना होगा, कि काफ़ी यानी मान सकते हैं इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि जो कैंडिडेट जॉब कर रहे हैं क्या उनको NOC देना है। देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड सिविल एम्प्लॉयमेंट serving railway employees and serving employees in central or state government public sector undertaking should produce NOC at the time of document verification। यानी देख सकते हैं एक सर्विसमैन कैंडिडेट, जो एक सर्विसमैन कैंडिडेट हैं who have already secured civil employment, यानी जो सिविल एम्प्लॉयमेंट ले लिए हैं और रेलवे में या जो भी अदर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं उनको NOC देना होगा। व्हाट इज द बेंचमार्क डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी स्पेसिफाइड फॉर PWBD के लिए अलग अलग क्या क्राइटेरिया है, तो देख सकते हैं PWBD के लिए अलग अलग यहाँ पे क्राइटेरिया जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे देख सकते हैं आपको नोटिफिकेशन में यहाँ पे मिल जाएगा कि क्या अलग अलग क्राइटेरिया PWBD कैंडिडेट के लिए रखा गया है। हाउ डू आई नो अबाउट द सूटेबिलिटी ऑफ वेरियस डिसेबिलिटी फॉर द पोस्ट, यानी कि जो PWBD कैंडिडेट है कैसे आप लोग यहाँ पे पता लगा सकते हैं, तो वहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग कॉलम में अलग अलग वहाँ पे लेटर होता है, जैसे VDL ऐसे करके लिखा रहता है, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिए कि आपका सर्टिफिकेट जो PWBD सर्टिफिकेट है उसमें कौन सा कैटेगरी लिखा गया है। हु आर एलिजिबल टू अवेल अस्क्राइब्ड फैसिलिटी, यानी कि किनको यानी कि वहाँ पे अस्क्राइब दिया जाए, तो जो PWD कैंडिडेट इन सभी देख सकते हैं बीमारी से ग्रसित हैं उनको यानी कि वहाँ पे अस्क्राइब अलग से यानी कि एक फैसिलिटी दिया जाता है। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे, तो हमारा अगला सवाल है देख सकते हैं 46 सवाल, इज देयर रिजर्वेशन फॉर CA AA कैंडिडेट, यानी जो CA अप्रेंटिस के कैंडिडेट हैं क्या उनको यानी कि रिजर्वेशन दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है, सिर्फ आपको नहीं मान सकते हैं एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। माई अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पीरियड वाज मोर देन 3 ईयर, विल आई गेट age relaxation for the full period of my apprenticeship training? The upper age shall be relaxed to the extent of apprenticeship training undergo any Apprentice Act 1961 subject to maximum of 3 year, यानी जिन्होंने 3 ईयर का किया है वो भी यानी उनको एज रिलैक्सेशन यहाँ से दिया जाएगा। हु आर एलिजिबल फॉर फंड रिफेयर, यानी कि फंड किनको जो फी है वो किनको रिफंड होगा, यानी कि जो कैंडिडेट अपना CBT का एग्जाम देंगे उनको यानी कि यहाँ पे फंड रिफंड हो जाएगा, जो एग्जाम नहीं देंगे उनका फंड रिफंड नहीं होगा।
प्लीज़ लेट मी नो द रिफंड पॉलिसी, यानी रिफंड पॉलिसी के लिए देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि जो कैंडिडेट एग्जाम देंगे उनका फंड है जो, यानी उनका फ़ी है जो रिफंड कर दिया जाएगा। इन द एप्लीकेशन ओनली मैट्रिकुलेशन इज विजिबल, हाउ डू आई ऐड माई अदर क्वालिफिकेशन, यानी एप्लीकेशन में सिर्फ मेरा यानी कि सिर्फ 10th ही दिख रहा है, तो कैसे मैं अपना अलग क्वालिफिकेशन ऐड करूँ। अंडर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट द रेलिवेंट क्वालिफिकेशन, फिल इन द, यानी क्वालिफिकेशन आपको वहाँ पे ऐड कर देना है। व्हाट डेट शुड आई एंटर इन द एप्लीकेशन इफ ओनली द मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आर अवेलेबल ऑन द मैट्रिक एंड अदर क्वालिफिकेशन, यानी यदि आपका मैट्रिक में या जो भी डिग्री में सिर्फ डेट, यदि डेट नहीं दिया हुआ है, सिर्फ मान सकते हैं मंथ ही दिया हुआ है, तो क्या आपको भरना है। इन केस द डेट इज अनअवेलेबल on any of the qualification certificate enter the last date of the month available on the certificate for, यानी कि मान सकते हैं अप्रैल लिखा हुआ है तो आपको 30 अप्रैल भर देना है। मान लीजिए मई लिखा हुआ है तो मई का लास्ट डेट भर देना है। जनवरी लिखा हुआ है तो जनवरी का लास्ट डेट भर देना है। यदि डेट मेंशन नहीं है, यदि डेट मेंशन तो डेट मेंशन करना है। विच डिस्ट्रिक्ट और स्टेट शुड आई मेंशन इफ डिस्ट्रिक्ट और स्टेट हैव बीन बाइफर्केटेड, यदि डिस्ट्रिक्ट और स्टेट बाइफर्केट हुआ, अलग अलग हुआ है, तो कौन सा यहाँ पे भर सकते हैं। देख सकते हैं इस तरह के, यानी कि जो कैंडिडेट तेलंगाना आंध्र प्रदेश से हैं तो आप लोग को यहाँ पे जानकारी दे दी गई है कि कौन सा आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद देख सकते हैं 53 में आई हैव डन डिप्लोमा और डिग्री इन इंजीनियरिंग, कैन आई अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3, यानी जिन्होंने डिप्लोमा या इंजीनियरिंग किया है क्या वो अप्लाई कर सकते हैं। नो, डिप्लोमा और डिग्री आर नॉट एक्सेप्टेड इन लीव ऑफ ITI, यानी ITI के जगह पे डिप्लोमा और इंजीनियरिंग नहीं लिया जाएगा। लेकिन जिन्होंने भी 12th में अपना यानी फिजिक्स और मैथ्स पढ़ा है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आई हैव डन NTC एंड NSC, कैन आई ऐड बोथ द क्वालिफिकेशन फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3 पोस्ट, यस आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं 55 पॉइंट में यानी जो NTC और NSC है डिप्लोमा इंजीनियरिंग में, यानी कि दोनों इंक्लूड है, यस यानी कि आप लोग यहाँ से इंक्लूड करके आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आई हैव कंप्लीटेड बोथ डिप्लोमा एंड डिग्री इन इंजीनियरिंग, कैन आई इंक्लूड बोथ क्वालिफिकेशन इन द एप्लीकेशन टेक्नीशियन ग्रेड 1, यस दोनों आप लोग यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। आई हैव कंप्लीटेड 2 ईयर डिप्लोमा, यानी कि जिन्होंने 2 ईयर डिप्लोमा किया है क्या वो टेक्नीशियन ग्रेड 1 में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो नहीं आप लोग, यानी कि जिन्होंने 3 ईयर का डिप्लोमा किया है वही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आई एम ए ग्रेजुएट एक्ट अप्रेंटिसशिप, कैन आई अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन इन पे लेवल 2, नो आप लोग यहाँ पे ग्रेजुएट एक्ट अप्रेंटिसशिप यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स आर टू बी अपलोडेड इन टोटल, यानी टोटल क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, तो ऑल कैंडिडेट यानी कि आपको अपलोड करना है स्कैन फोटोग्राफ, उसके बाद सिग्नेचर, SC ST जो यानी कि सर्टिफिकेट है वो आपको फ्री पास अवेल करने के लिए। उसके बाद देख सकते हैं 60 सवाल में व्हाट शुड बी साइज ऑफ, यानी डॉक्यूमेंट का क्या साइज होना चाहिए, तो देख सकते हैं डॉक्यूमेंट का साइज आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। हाउ कैन आई पे द फी, यानी फी है जो आपको ऑनलाइन मोड में पे करना है। 62 सवाल में व्हाट इज़ द फी, यानी कि डैट आई हैव टू रेमिट, यानी कि आपको जो फी जमा किए हैं वो कितना वापस होगा, तो देख सकते हैं उसके लिए अलग यहाँ पे पैरा दिया गया। व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी यहाँ पे 3 प्रोसेस है, आपका एग्जाम लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा। बट सिलेबस क्या, तो सिलेबस मेंशन्ड है नोटिफिकेशन में, यानी सिलेबस मेंशन्ड है नोटिफिकेशन में, निगेटिव मार्किंग 1/3 है हर क्वेश्चन के लिए। उसके बाद देख सकते हैं जो अगला सवाल यानी है, देख सकते हैं वेयर शुड आई चूज माई चॉइस ऑफ लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज कहाँ चूज कर सकते हैं, तो लैंग्वेज चूज करने का अलग वहाँ पे यानी पैरा दिया गया है, उसी में आपको अपना लैंग्वेज यूज करना है। उसके बाद देखिए शुड आई प्रोवाइड ऑर्डर प्रेफरेंस फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3, यानी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए क्या हमको ऑर्डर वहाँ पे देना होगा प्रेफरेंस का, तो यस आपको वहाँ पे ऑर्डर अपना शो करना होगा कि कौन सा आपको यानी टेक्नीशियन पोस्ट पहले चाहिए बाद में चाहिए, उस तरह का ऑर्डर आपको देना होगा। हुम शुड आई कॉन्टैक्ट इन केस ऑफ क्वेरी, यानी कैसे आप लोग कोई भी दिक्कत है तो आप लोग इस फोन नंबर पे ईमेल आईडी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हाउ डू आई नो डैट माई एप्लीकेशन इज़ फाइनली सबमिटेड, कैसे आप लोग यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, यानी कि कैसे पता चले कि हमारा जो एप्लीकेशन है फाइनल सबमिट हो गया, तो आपको यानी कन्फर्मेशन यानी मैसेज आ जाएगा ईमेल पे और SMS पे। इन केस ऑफ रिजेक्शन ऑफ माई एप्लीकेशन विल द पेड बाई माई बी रिफंडेड, यानी कि आपका यदि एप्लीकेशन कैंसिल हो जाता है किसी भी कारण से तो क्या फंड रिफंड होगा, तो नहीं बिल्कुल नहीं ऐसा होगा। कैन आई टेक द प्रिंट, यानी कि एप्लीकेशन का प्रिंट ले सकते हैं, तो बिल्कुल आप लोग एग्जामिनेशन यानी जो फॉर्म भरेंगे उसका आप लोग प्रिंट ले सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट यानी जो सवाल हैं RRB ने जो भी इंपॉर्टेंट आपके डॉट है उसे क्लियर करने की कोशिश की है। जो भी आपके मन में डॉट है आप लोग नीचे कमेंट में जरूर रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम जैसिन क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं ताकि जो भी अपडेट हो यहाँ पर आपको मिल सके।